नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 31 अक्टूबर 2025 के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। जी हाँ, अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर पीआईबी जैसी सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है। और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपकी तैयारी में फर्क डाल सकता है। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। हाँ, एक बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा हो गई है। वो 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। और वो सीजेआई भूषण आर गवई की जगह लेंगे, है ना? हाँ, जस्टिस गवई के बाद। और जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 16 महीने का रहेगा, मतलब 9 फरवरी 2027 तक। ये हरियाणा से पहले सीजीआई होंगे। संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है? ये नियुक्ति होती है संविधान के आर्टिकल 124 क्लोज 2 के तहत। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें सीजेआई भी शामिल हैं। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है? कोई खास नियम? हाँ, इसके लिए एक स्थापित प्रक्रिया है जिसे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या एमओपी कहते हैं। और एक परंपरा भी है, कन्वेंशन ऑफ सीनियोरिटी, यानी वरिष्ठता की परंपरा। मतलब जो सबसे सीनियर जज होते हैं वही अगले सीजीआई बनते हैं। ज्यादातर यही होता है। निवर्तमान सीजेआई यानी जो रिटायर हो रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं। अच्छा। फिर ये सिफारिश यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाती है, वहां से प्राइम मिनिस्टर के पास, और आखिर में प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं। ये जानना जरूरी है, खासकर जीएस पेपर 2 के लिहाज से, जहां न्यायपालिका की संरचना, कार्यप्रणाली और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जैसे टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। और सीजीआई की भूमिका भी बहुत अहम है, जैसे मुकदमों का आवंटन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का गठन करना, साथ ही कोलिजियम सिस्टम जिसमें सीजीआई और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, वो भी जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जस्टिस सूर्यकांत के पिछले 2 दशक के करियर को देखें तो उनके न्यायिक दर्शन के बारे में क्या पता चलता है? कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस पर जोर देते हैं। हाँ, ये बात उनके कई फैसलों से झलकती है। वो अक्सर ऐसे मामलों में जहां 2 संवैधानिक मूल्य आपस में टकरा रहे हों, वहां एक संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखते हैं। मतलब वो किसी एक तरफा एब्सोल्यूटिस्ट रुख से बचते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जी, जैसे चारधाम प्रोजेक्ट केस था। उसमें एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल था, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का। कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। और वो पेगासस स्पाईवेयर वाला मामला? हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। उसमें कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सरकार को फ्री पास नहीं मिल सकता। निजता का अधिकार और राज्य की निगरानी की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन साधना होगा। ये दिखाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एडजुडिकेशन यानी संदर्भ को ध्यान में रखकर फैसला देने में विश्वास रखते हैं। उनके कार्यकाल में हम शायद लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा पर भी जोर देखेंगे। इसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने पहले भी चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता, मतलब इंटेग्रिटी को लेकर मुखरता दिखाई है। जैसे वो बिहार वाला मामला था, एसआईआर वाला। हाँ, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में उन्होंने हस्तक्षेप किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई को उन मतदाताओं का विवरण देने को कहा था जिन्हें सूची से हटाया जा रहा था। और हरियाणा पंचायत चुनाव में भी तो कुछ हुआ था। जी, हरियाणा पंचायत चुनाव में पहली बार सुप्रीम कोर्ट परिसर में ईवीएम रिकाउंट का आदेश दिया था, जिसके बाद नतीजा पलट गया था। ये चुनावी सुधार और ईसीआई जैसे संवैधानिक निकायों पर उनके मुखर रुख को दर्शाता है। फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनका क्या नजरिया है आर्टिकल 19 को लेकर? उनका नजरिया काफी सूक्ष्म, न्यूएंस लगता है। वो स्वतंत्रता की रक्षा तो करते हैं, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी पर भी जोर देते हैं। जैसे सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को स्थगित रखने का फैसला उनकी बेंच ने दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने विकलांगों का मजाक उड़ाने वाले ऑनलाइन क्रिएटर्स को फटकार भी लगाई थी, और एक मंत्री की सेक्सिस्ट रिमार्क्स पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो मतलब आजादी के साथ जिम्मेदारी का भाव। और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के मुद्दों पर इस पर भी उनका ध्यान रहा है। उन्होंने वंचितों के लिए आवाज उठाई है, जैसे घरेलू कामगारों, डोमेस्टिक वर्कर्स के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा बनाने का निर्देश दिया।
अच्छा। एक महिला सरपंच थीं जिन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह की वजह से हटा दिया गया था। उनकी बहाली का आदेश दिया और बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का भी निर्देश दिया था। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प कार्यकाल होने की उम्मीद है। चुनौतियां भी होंगी जरूर। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90,000 मामले लंबित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्राइवेसी जैसे नए मुद्दे उभर रहे हैं। फेडरलिज्म यानी संघवाद से जुड़े सवाल हैं। चुनावी अखंडता का मुद्दा है। तो देखना होगा कि उनकी नेतृत्व शैली इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। उनका संवैधानिक रूप से आधारित और व्यावहारिक दृष्टिकोण शायद काम आए। बिल्कुल, ये नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है। उनके फैसले निश्चित रूप से लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की दिशा को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998 का भी जिक्र करना ठीक रहेगा, जिनसे कोलिजियम व्यवस्था स्थापित हुई। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, वो भी इसी संदर्भ में प्रासंगिक है। चलिए अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही अगले विषय पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इसके फेज 2 के लॉन्च से काफी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, बिहार के बाद अब ECI ने 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण शुरू किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। और विवाद खासकर पश्चिम बंगाल से आ रहा है। हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसे सीधे सीधे NRC का मोर्चा बता दिया है और वोट चुराने की साजिश तक कहा है। एक TMC नेता ने तो CEC और गृह मंत्री पर एक नागरिक की आत्महत्या के लिए आरोप लगाया, ये कहते हुए कि वो SIR की चिंता से परेशान थे। लेकिन ये SIR है क्या? ये NRC के से कैसे अलग है और ECI के पास इसका अधिकार कहाँ से आता है? देखिए, ECI को ये शक्तियां मिलती हैं संविधान के आर्टिकल 324 से और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 से। ठीक है। और SIR ये एनुअल समरी रिवीजन यानी वार्षिक सारांश पुनरीक्षण से अलग है। SIR में हर मतदाता का जमीनी सत्यापन, ग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। घर घर जाकर? हाँ, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर गणना करते हैं, फॉर्म जमा करते हैं। इसका मकसद है पात्र नागरिकों को जोड़ना और अपात्र लोगों को हटाना, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट नाम है या फिर अवैध अप्रवासी हैं। साथ ही वोटर लिस्ट की गलतियों को भी ठीक करना। ये पहले भी हुआ है क्या? राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये पिछली बार 2002 से 2004, 2002 से 2004 के बीच हुआ था, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ECI का कहना है कि ये मतदाता सूची की एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है। तो फिर विवाद क्यों? अगर ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट है, NRC नहीं, तो इतना विरोध क्यों? इसके कई पहलू हैं। पहला, जैसा आपने कहा, विपक्ष खासकर पश्चिम बंगाल में इसे जानबूझकर NRC से जोड़ रहा है। उनका आरोप है कि ये एक राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल हाशिए पर मौजूद समुदायों में नागरिकता छीन जाने या अधिकारहीनता का डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का वेपनाइजेशन। कुछ हद तक यही आरोप है। ये राजनीतिक दलों और ECI जैसे संवैधानिक निकायों के बीच विश्वास की भारी कमी को भी दिखाता है। और दूसरा पहलू फेडरलिज्म से जुड़ा है। हाँ, ये चुनावी प्रबंधन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच दरारें उजागर कर रहा है। ECI को आर्टिकल 324 से अधिकार तो मिला है, लेकिन उसके पास अपनी फील्ड मशीनरी नहीं है। उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों यानी BLOs पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और अगर राज्य सरकार सहयोग ना करे तो, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है, तो फिर प्रशासनिक असहयोग या रुकावट की संभावना बढ़ जाती है। इससे सेंटर स्टेट संबंध और खराब हो सकते हैं और ECI की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। एक और मुद्दा शायद दस्तावेजों का है। बिहार में ऐसा कुछ हुआ था। जी, बिहार पायलट प्रोजेक्ट में ये बात सामने आई कि जो मतदाता 2002-04 के बाद सूची में जोड़े गए थे, उनसे शायद पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अब बहुत से गरीब या हाशिए के समुदायों के लोगों के पास पुराने लेगेसी पेपर्स नहीं होते। तो डर ये है कि ECI का लक्ष्य भले ही अवैध अप्रवासियों को हटाना हो, लेकिन इसका असर गरीब और अल्पसंख्यक वैध नागरिकों पर पड़ सकता है। राज्यों में विरोध प्रदर्शन, कानूनी चुनौतियां और प्रक्रिया में देरी हो सकती है। मध्यम अवधि में ECI में जनता का विश्वास कम हो सकता है और अगर राज्य ECI के संवैधानिक जनादेश का विरोध करते हैं तो ये एक संवैधानिक संकट भी पैदा कर सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? ECI को चाहिए कि वो एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए और साफ करे कि SIR और NRC दो अलग चीजें हैं।
ईसीआई और राज्य सरकारों के बीच और ज्यादा परामर्श कंसल्टेशन होना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जैसे अपने बूथ लेवल एजेंट्स बीएलएज नियुक्त करके प्रक्रिया में मदद करना। चलिए अब बिहार विधानसभा चुनावों की ओर मुड़ते हैं। एनडीए आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने वाला है। हाँ, और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार पारंपरिक सरकारी नौकरियों के बजाय निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा करने पर ज्यादा जोर रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर मतलब किन क्षेत्रों में? हाँ, खासतौर पे आईटी, सेमीकंडक्टर्स और एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कोशिश है कि राज्य के भीतर ही अवसर पैदा किए जाएं ताकि पलायन रुके। ये तो महागठबंधन के घोषणा पत्र से काफी अलग लगता है। बिल्कुल। महागठबंधन जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है, उसने अपने तेजस्वी प्रण में बिल्कुल अलग वादे किए हैं, जैसे प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी देने का कानून, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली। और भी कुछ वादे थे शायद? हाँ, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए 2500 रुपए 2500 रुपीज मासिक सहायता, जीविका कर्मियों का वेतन 30,000 रुपए महीना और स्थायी नौकरी का वादा। तो ये तो दो बिल्कुल अलग आर्थिक दर्शनों की लड़ाई हो गई। एकदम सही। ये चुनाव एक तरह से बिहार के लिए एक जनमत संग्रह, रेफरेंडम जैसा है। एक तरफ महागठबंधन का डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट सेंट्रिक वेलफेयर मॉडल है, यानी राज्य द्वारा वितरण और कल्याण पर आधारित मॉडल, जिसमें राज्य ही मुख्य प्रदाता और नियोक्ता है। हाँ। और दूसरी तरफ एनडीए का ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट फैसिलिटेटिंग मॉडल है, यानी विकासोन्मुख, बाजार को सुविधा देने वाला मॉडल, जहां राज्य निजी उद्यम के लिए माहौल बनाता है। तो ये सुरक्षा बनाम आकांक्षा की राजनीति है, आप कह सकते हैं। एनडीए का नजरिया शायद युवाओं की आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस को अपील करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। आधुनिक हाईटेक नौकरियां, राज्य में ही अवसर। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत तो आर्थिक अनिश्चितता और सरकारी नौकरियों की भारी मांग वाली है, स्थिरता के कारण। बिल्कुल। और यहीं पर महागठबंधन के वादे जैसे पक्की सरकारी नौकरी या ओपीएस लोगों की सुरक्षा, सिक्योरिटी की जरूरत को पूरा करते नजर आते हैं। तो चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाताओं को कौन सी भावनात्मक अपील ज्यादा छूती है, आकांक्षात्मक विकास या गारंटीशुदा सुरक्षा। हाँ, और ये सिर्फ वादों की बात नहीं है। जीतने वाले गठबंधन के सामने इन वादों को लागू करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी, चाहे वो बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देना हो या फिर आईटी और सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए बिहार में माहौल बनाना और निवेश लाना। ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि शायद राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक दिशा तय कर सकता है। निश्चित रूप से। बिहार हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का बैरोमीटर रहा है। यहाँ के चुनावी मुद्दे बेरोजगारी, पलायन, शासन, सामाजिक न्याय और पार्टियों की रणनीतियां अक्सर दूसरे राज्यों में भी दोहराई जाती हैं। अब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। एक बड़ी खबर यूएस चाइना ट्रेड वॉर से जुड़ी है। इसमें कुछ कमी आई है। जी हाँ, एपिक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति की बैठक हुई। उसके बाद व्यापार युद्ध में एक महत्वपूर्ण कमी, डी-एस्केलेशन देखने को मिली है। क्या समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच? ये एक तरह का लेन देन है। अमेरिका को चीनी सामानों पर लगाए गए टैरिफ्स यानी आयात शुल्क कम करेगा, और बदले में चीन ने 3 मुख्य रियायतें दी हैं। पहला, वो 1 साल के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर लगा नियंत्रण रोक देगा। ये रेयर अर्थ्स बहुत महत्वपूर्ण है ना, हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए? हाँ, ये 17 तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उद्योग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों वगैरह के लिए बहुत जरूरी हैं और चीन का इन पर लगभग एकाधिकार है। तो ये नियंत्रण रोकना एक बड़ी बात है। और दूसरी रियायत, चीन अमेरिकी सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करेगा। ये अमेरिकी किसानों के लिए बड़ी राहत है। और तीसरा, चीन अवैध फेंटनिल व्यापार पर कार्रवाई तेज करेगा, जो अमेरिका में एक बड़ा संकट है। ये व्यापार युद्ध तो 2025 में शुरू हुआ था, अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स से। हाँ, और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी अनिश्चितता पैदा कर दी थी। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें रेयर अर्थ्स का निर्यात रोकना भी शामिल था। तो इस डी-एस्केलेशन का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तत्कालिक रूप से तो अनिश्चितता कम होगी। इससे शायद निवेशक विश्वास को थोड़ा बढ़ावा मिले और महंगाई का दबाव भी कुछ कम हो। सप्लाई चेन्स पर भी दबाव कम हो सकता है। लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? शायद नहीं। जैसा कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी चेतावनी दी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक है। उन्होंने लंबी अनिश्चितता, अधिक संरक्षणवाद और श्रम आपूर्ति के झटकों के रोकियों के बारे में बताया है। तो ये समझौता सिर्फ एक टेम्पररी ट्रूस जैसा है?
लगता तो यही है। ये एक लेन देन संबंधी विराम, ट्रांजैक्शनल पॉज ज्यादा है, कोई रणनीतिक रीसेट, स्ट्रेटेजिक रीसेट नहीं। दोनों देशों ने अपनी तात्कालिक घरेलू राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। मतलब जो मूल मुद्दे थे, जैसे बौद्धिक संपदा की चोरी, चीन की सरकारी सब्सिडी, बाजार तक पहुंच, वो अभी भी अनसुलझे हैं। बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक विराम है। मुक्त व्यापार की ओर कोई वैचारिक बदलाव नहीं। चीन 1 साल बाद फिर से रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण लगा सकता है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? भारत के लिए ये एक मिली-जुली तस्वीर है, अ मिक्स्ड बैग। अच्छा, कैसे? पॉजिटिव ये है कि जब वैश्विक व्यापार में तनाव कम होता है तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है। निर्यात बाजार स्थिर हो सकते हैं, कमोडिटी की कीमतें कम हो सकती हैं। और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि भारत को जो भू राजनीतिक लाभ मिल रहा था, खासकर अमेरिका और क्वाड जैसे समूहों के साथ, चीन के एक लोकतांत्रिक प्रतिसंतुलन के रूप में, वो शायद कुछ कम हो जाए। मतलब अगर अमेरिका और चीन करीब आते हैं तो भारत का महत्व थोड़ा कम हो सकता है। ऐसी आशंका है। इससे अमेरिका के साथ भारत की अपनी व्यापार वार्ता, जो अभी भी चल रही है, शायद धीमी पड़ जाए और चीन से अपनी सप्लाई चेन्स हटाने की सोच रही कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना भी शायद मुश्किल हो जाए। बजाय अपनी घरेलू आर्थिक सुधारों में तेजी लानी चाहिए, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी चाहिए और अपने व्यापार समझौतों पर भी काम करते रहना चाहिए। हाँ, अमेरिका, यूई जैसे भागीदारों के साथ व्यापार वार्ता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना होगा। ये डब्ल्यूटीओ के ढांचे के बाहर हो रहे बदलावों के बीच जरूरी है। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस पर आते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर अपनी रणनीति में एक अहम बदलाव का संकेत दिया है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमएफए, ने घोषणा की है कि भारत तालिबान शासित अफगानिस्तान को जल विद्युत परियोजनाओं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण में समर्थन देने को तैयार है। ये तो एक बड़ा कदम है। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से तो भारत की नीति काफी सतर्क रही है। बिल्कुल, भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था और एक देखो और इंतजार करो वाली नीति अपनाई थी। हमारा जुड़ाव मुख्य रूप से मानवीय सहायता जैसे अनाज, दवाइयां भेजना और काबुल में एक तकनीकी टीम रखने तक ही सीमित था। लेकिन भारत का अफगानिस्तान से ऐतिहासिक जुड़ाव तो काफी गहरा रहा है। हाँ, भारत ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का एक प्रमुख विकास भागीदार रहा है। हमने वहाँ $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, संसद भवन बनाया, सड़कें बनाई और सबसे महत्वपूर्ण इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा डैम भी कहते हैं, वो बनाया। तो अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में मदद की पेशकश, इसका क्या मतलब है? ये मानवीय सहायता से आगे बढ़कर एक रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम बढ़ाने जैसा है। बांध जैसी परियोजनाएं पूंजी गहन होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लंबी अवधि की होती हैं। इनके लिए तो तालिबान शासन के साथ काफी करीबी समन्वय की जरूरत होगी, सुरक्षा, नीति, संसाधन वगैरह पर। निश्चित रूप से ये एक तरह से तालिबान शासन की स्थिरता की व्यावहारिक स्वीकृति, डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। ये दिखाता है कि भारत अब तालिबान के साथ एक ज्यादा मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार है। क्या इसे वाटर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है? हाँ, काफी हद तक। उस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान और चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे हैं, भारत अपनी पारंपरिक ताकत यानी विकास और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी प्रासंगिकता फिर से स्थापित कर सके। पानी तो वैसे भी एक संवेदनशील मुद्दा है उस क्षेत्र में। बिल्कुल। तो ऊर्जा और कृषि के लिए अफगानिस्तान के जल संसाधनों के विकास में एक प्रमुख भागीदार बनकर भारत अफगान जनता के बीच सद्भावना, गुडविल बना सकता है और लंबे समय के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हासिल कर सकता है। ये भारत की छवि को एक भरोसेमंद, हर मौसम के विकास भागीदार के रूप में भी मजबूत करता है। इसके भू राजनीतिक निहितार्थ, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये कई मकसदों को पूरा करता है। पहला, ये एक स्थिर अफगानिस्तान में भारत के दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने में मदद करता है। ऐसा अफगानिस्तान जो भारत विरोधी आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने। दूसरा, ये तालिबान के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक चैनल प्रदान करता है, जिससे भारत वहां की सुरक्षा स्थिति पर नजर रख सके और शायद कुछ हद तक नतीजों को प्रभावित भी कर सके। और तीसरा, ये उस धारणा को खारिज करता है कि तालिबान के आने के बाद भारत अफगानिस्तान में हाशिए पर चला गया है। तालिबान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? उम्मीद है कि वो इसका स्वागत करेंगे। इससे शायद उच्च स्तरीय राजनयिक आदान प्रदान का रास्ता भी खुले। अगर ये परियोजनाएं सफल होती हैं तो ये अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। लेकिन भारत को अपनी शर्तें भी याद रखनी होंगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
तालिबान के साथ जुड़ते हुए भी भारत को अपनी प्रमुख शर्तों पर जोर देना जारी रखना चाहिए, जैसे एक समावेशी सरकार, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार और ये गारंटी कि अफगान धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होगा। तो ये एक व्यावहारिक लेकिन सावधानी से आगे बढ़ाने वाला कदम है। जी, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कार्यान्वयन कितना सावधानी से होता है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है और हम तालिबान शासन की जटिल आंतरिक गतिशीलता को कितना समझते हैं। ये चाबहार पोर्ट और हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस जैसे अन्य क्षेत्रीय पहलों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलम में। इसमें पाकिस्तान की राजनयिक पुनरुत्थान, डिप्लोमैटिक रिसर्जेंस की बात कही गई है। हाँ, कॉलम का तर्क है कि हाल ही में हुए एक कथित सैन्य संघर्ष, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है, उसके बाद पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक वापसी की है। लेकिन संघर्ष में तो शायद पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। विश्लेषण यही कहता है कि युद्ध के मैदान में नुकसान के बावजूद पाकिस्तान ने नैरेटिव्स का युद्ध यानी कहानी या धारणा की लड़ाई सफलतापूर्वक जीत ली। इससे उसकी वैश्विक छवि बदली और पश्चिमी, खाड़ी और एशियाई शक्तियों के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी का नवीनीकरण हुआ। ये तो भारत के लक्ष्यों के विपरीत हुआ। भारत तो पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता था। हाँ, भारत का उद्देश्य पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में चित्रित करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट करना था, लेकिन वैश्विक प्रतिक्रिया संयम बरतने की थी। तो ये विश्लेषण क्या कहता है कि पाकिस्तान ने ये कैसे किया? नैरेटिव वॉरफेयर का क्या मतलब है यहाँ? नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब है सूचना, मीडिया और कूटनीति के जरिए दुनिया की धारणाओं को अपने पक्ष में आकार देना। कोलम का तर्क है कि पाकिस्तान संघर्ष के बाद की कहानी को फिर से गढ़ने में कामयाब रहा। अच्छा। तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की मांग हासिल की। भारत के प्रयासों के बावजूद IMF बेलआउट को सुरक्षित किया, खाड़ी राज्यों द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंध हटवा लिए। ये सब एक परिष्कृत राजनयिक अभियान की ओर इशारा करता है। तो सबक ये है कि आज के हाइब्रिड युद्ध में सैन्य जीत ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये विश्लेषण दिखाता है कि सैन्य और राजनीतिक परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। प्रभावी कूटनीति और नैरेटिव मैनेजमेंट जमीनी हकीकत से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। सूचना और कूटनीतिक मोर्चे अब प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। इसमें पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति का भी जिक्र है। हाँ, विश्लेषण कहता है कि पाकिस्तान बड़ी कुशलता से मल्टी अलाइनमेंट का अभ्यास कर रहा है। मतलब वो एक ही समय में अमेरिका के लिए आतंकवाद रोधी भागीदार भी बना हुआ है, चीन का करीबी रणनीतिक सहयोगी भी है और रूस से रक्षा उपकरण भी खरीद रहा है। ये तो भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भारत भी तो मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति अपनाता है। सही कहा। इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बड़ी शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंदिता, जैसे US vs चाइना, पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। और इसका दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व पर क्या असर पड़ेगा? एक राजनयिक रूप से आत्मविश्वासी पाकिस्तान को उभरना, जिसे चीन का समर्थन हो और जो अमेरिका के साथ फिर से जुड़ रहा हो, वो दक्षिण एशिया में निर्विवाद नेता बनने की भारत की आकांक्षा को जटिल बनाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का चीन के साथ बढ़ता तालमेल भी एक कारक है। तो नई दिल्ली को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विश्लेषण तो यही सुझाता है। शायद पाकिस्तान को अलग थलग करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय भारत को अपनी खुद की आर्थिक और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए? सैन्य ताकत के साथ साथ एक परिष्कृत, प्रोएक्टिव, कूटनीतिक और नैरेटिव रणनीति बनानी होगी। अपने आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति में तेजी लानी होगी, अपनी साझेदारियों को गहरा करना होगा और लगातार ये प्रदर्शित करना होगा कि भारत इस क्षेत्र और उससे आगे एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और विश्वसनीय आर्थिक भागीदार है। ये FATF और SCO जैसे मंचों पर भी भारत की रणनीति को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन पर आते हैं। पहली खबर बाघ संरक्षण को लेकर एक नए नजरिए से जुड़ी है। जी, ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाघ संरक्षण के लिए एक नया ढांचा, फ्रेमवर्क पेश किया है। ये नया कैसे है? ये पारंपरिक फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन मॉडल से हटकर है। फोर्ट्रेस कॉन्जर्वेशन मतलब किले जैसी सुरक्षा, जहां वन्य जीवों के लिए इंसानों से पूरी तरह मुक्त, अभेद्य मतलब इनवायलेट कोर जोन बनाने पर जोर दिया जाता था। लेकिन इससे तो अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होता था। हाँ, और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन भी होता था। ये नया ढांचा वन निवासी समुदायों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है। किस कानून को प्राथमिकता दी गई है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006,
नया ढांचा कहता है कि किसी भी समुदाय के पुनर्वास, रिलोकेशन पर विचार करने से पहले एफआरए के तहत अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पुनर्वास को एक असाधारण उपाय माना गया है। ये तो 2024 के एनटीसीए निर्देश के बिल्कुल उलट है। हाँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने 2024 में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें बाघ अभयारण्यों से गांवों को बड़े पैमाने पर हटाने की बात कही गई थी। ये नया ढांचा उसे सीधे तौर पर पलटता है। तो ये कंजर्वेशन वर्सेस पीपल की पुरानी बहस से हटकर कंजर्वेशन थ्रू पीपल की ओर एक कदम है। बिल्कुल, ये दशकों पुराने संघर्ष जो वन्यजीव संरक्षणवादियों और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच चलता रहा है, उससे एक ऐतिहासिक प्रस्थान है। ये वनवासियों को अतिक्रमणकारी मानने के बजाय संरक्षण में हितधारक, स्टेक होल्डर बनाता है। इससे संरक्षण ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। उम्मीद तो यही है। ये ज्यादा सामाजिक रूप से वैध, सोशली लेजिटिमेट मॉडल है। ये मानव बाघ सह आवास, कोहैबिटेशन पर शोध को भी बढ़ावा देगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी एफआरए का पूरा नाम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती अंतर मंत्रालयी गतिरोध की हो सकती है। नीति बना रहा है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, लेकिन जमीन पर प्रबंधन कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय, एनटीसीए के जरिए, और राज्य के वन विभाग। और उनका नजरिया तो ऐतिहासिक रूप से फोर्ट्रेस मॉडल वाला रहा है। हाँ, द हिंदू के संपादकीय ने भी यही आशंका जताई है कि संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा विरोध की संभावना है। इससे नौकरशाही में खींचतान हो सकती है और जमीन पर दोहरी नीतियां या असंगत प्रवर्तन देखने को मिल सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? सफलता के लिए एक मजबूत अंतर मंत्रालयी तंत्र की जरूरत होगी, जो जनजातीय मामलों और पर्यावरण मंत्रालयों के उद्देश्यों में सामंजस्य बिठा सके। साथ ही स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा। खासकर ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना होगा, ताकि वे एफआरए प्रक्रिया को सही ढंग से लागू कर सकें। पर्यावरण से ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ग्रेट निकोबार परियोजना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर है। केंद्र सरकार एनजीटी में इसका बचाव कर रही है। जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में इस विवादास्पद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर सुनवाई चल रही है। ये 72,000 करोड़ 72,000 प्लस करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना है। इसमें क्या क्या बनना है? बहुत कुछ। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पूरी टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र। ये सब 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर बनेगा। और इसके लिए जंगल काटे जाएंगे? हाँ, लगभग 130 वर्ग किलोमीटर प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसकी चपेट में आएगा। अनुमान है कि करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। बाप रे, इसके तो गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे। चिंताएं बहुत गंभीर हैं। पहला तो यही, भारी वनों की कटाई, मैसिव डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, जैव विविधता को खतरा, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जैसे गलाथबे, जहां ये बंदरगाह बनना है, वो लुप्तप्राय लेदरबैक समुद्री कछुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इसके अलावा निकोबार मैकापोडे जैसी स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीशीज, भी खतरे में हैं। और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों का क्या? ये एक और बड़ी चिंता है। इस परियोजना से शोम्पेन जनजाति, जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी है, और निकोबारेज जनजातियों के जीवन और संस्कृति पर गंभीर असर पड़ने का खतरा है। और क्या ये इलाका भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील नहीं है? हाँ, ये साइस्मिक जोन 5 में आता है और 2004 की सुनामी से पूरी तरह प्रभावित हुआ था। तो भूकंपीय भेद्यता, साइस्मिक वल्नरेबिलिटी, भी एक बड़ा जोखिम है। तो सरकार का बचाव क्या है? एनजीटी में उन्होंने क्या कहा? सरकार के वकील का तर्क था कि सरकार इन सभी संभावित प्रभावों से पूरी तरह अवगत है और उन्होंने अगले 3 दशकों यानी 2052 तक के लिए एक व्यापक शमन, मिटिगेशन और निगरानी योजना बनाई है। लेकिन क्या ये योजनाएं पर्याप्त हैं? और पारदर्शिता का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। हाँ, पारदर्शिता एक बड़ा सवाल है। सरकार ने लगातार परियोजना के रणनीतिक और रक्षा महत्व पर जोर दिया है। आलोचकों का कहना है कि ये इसे कठोर सार्वजनिक और न्यायिक जांच से बचाने की रणनीति है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्क्रूटनी कम की जा रही है? हाँ, आरोप तो यही है। एक उच्च शक्ति समिति की रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA रिपोर्ट पर भी सवाल उठे हैं कि उसने भूकंप जैसे जोखिमों को कम करके आंका है। ये तो सरकार के अपने ही पर्यावरण नियमों के विरोधाभास जैसा लगता है।
एक तरफ बाघ संरक्षण में समुदाय को प्राथमिकता, दूसरी तरफ यहाँ आदिवासी रिजर्व्स और वन्यजीव अभयारण्य को डिनोटिफाई करना। बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास है। ऐसा लगता है कि पर्यावरण और आदिवासी कल्याण नीतियां चुनिंदा रूप से लागू होती हैं, और जब किसी परियोजना को रणनीतिक मान लिया जाता है तो इन चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, वो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन वाली बात? आलोचक कहते हैं कि ये अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति, इररिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज है। हरियाणा या मध्य प्रदेश में पेड़ लगाना निकोबार द्वीप समूह के अद्वितीय प्राचीन वर्षावन पारिस्थितिक की जगह नहीं ले सकता। गलथिया बे की प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स और लेदरबैक कछुओं का प्रजनन स्थल नष्ट होना एक स्थायी नुकसान होगा। तो एनजीटी का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, अगर ये परियोजना इसी रूप में आगे बढ़ती है तो द्वीप का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल जाएगा और शोम्पेन जनजाति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति को तो मजबूत करेगा, लेकिन इसकी पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो जरूरत किस बात की है? तत्काल जरूरत है ज्यादा पारदर्शिता की। सभी विशेषज्ञ रिपोर्ट सार्वजनिक हों। स्वदेशी शोम्पेन और निकोबारेसी समुदायों की फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सम्मान होना चाहिए, और परियोजना के पारिस्थितिकी और भूकंपीय जोखिमों का एक गहन, स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। शायद कम हानिकारक वैकल्पिक स्थलों या परियोजना के दायरे को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए अब आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल अभ्यास शुरू हुआ है। जी, ये एक प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो 30 अक्टूबर को भारत की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर शुरू हुआ। त्रिसेवा मतलब इसमें भारतीय सेना, आर्मी, नौसेना, नेवी और वायुसेना, एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। ये अभ्यास गुजरात और राजस्थान में 10 नवंबर तक चलेगा। इसका मकसद क्या है? मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, यानी संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ाना। उनकी आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन और अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को बेहतर बनाना। ये भारत के सैन्य सुधारों का हिस्सा है। वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने की बात चल रही है। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब है एक एकल कमांडर के तहत तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान। त्रिशूल जैसे अभ्यास इस अवधारणा के लिए एक लाइव टेस्ट बेड की तरह काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। हाँ, ये सेना को नए सिद्धांतों को मान्य करने, कमांड और कंट्रोल संरचनाओं का परीक्षण करने, संचार प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने और लॉजिस्टिक चुनौतियों की पहचान करने का मौका देता है। ये असल में थिएटराइजेशन की अवधारणा का व्यावहारिक परीक्षण है। क्या इसका कोई रणनीतिक संदेश भी है, पाकिस्तान सीमा के इतने करीब? निश्चित रूप से। इतने बड़े पैमाने पर त्रिसेवा अभ्यास करना स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और डिटरेंस, यानी रणनीतिक संकेतन और निवारण का एक शक्तिशाली कार्य है। मतलब पहला तो निवारण, पाकिस्तान को भारत की उच्च सैन्य तैयारी और लगातार विकसित हो रही युद्ध लड़ने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, और दूसरा आश्वासन, देश की जनता को राष्ट्र की सुरक्षा और सशस्त्र बलों की तत्परता का भरोसा दिलाना। तो इस अभ्यास से जो सबक मिलेंगे वो थिएटर कमांड्स बनाने में मदद करेंगे? जी हाँ, त्रिशूल से मिली सीख इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए सिद्धांतों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक प्रदान करेंगी। और नियमित रूप से ऐसे बड़े त्रिसेवा अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर जॉइंटनेस को संस्थागत बनाएंगे। चलिए अब आज के आखिरी सेक्शन, संस्कृति और विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज पर आते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। जी हाँ, आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। हाँ, और इस साल 2025 में उनकी 150वीं जयंती है। उन्हें भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, खासकर 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जा रहा है? भारत सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया था। और मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ आज? मुख्य कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुआ। प्रधानमंत्री ने वहां पुष्पांजलि अर्पित की, परेड देखी और राष्ट्रीय एकता शपथ भी दिलाई।
ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। हाल के सालों में इन समारोहों का पैमाना काफी बढ़ गया है। इसका कोई राजनीतिक संदर्भ भी है। हाँ, विश्लेषक मानते हैं कि 2014 से इन समारोहों का भव्य आयोजन और सरदार पटेल की विरासत को सत्तारूढ़ दल की प्रमुख नीतियों से जोड़ने के लगातार प्रयास एक सोची समझी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा हैं। जैसे आर्टिकल 370 के निरस्त करने को पटेल के सपने से जोड़ना। जी, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया था। इसे एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता का जश्न मनाते हुए उनकी विरासत को एक अलग वैचारिक ढांचे में फिट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। ये उस ऐतिहासिक आख्यान को चुनौती देता है जिसमें पारंपरिक रूप से कांग्रेस के अन्य नेताओं का प्रभुत्व रहा है। और एकता की थीम का इस्तेमाल। हाँ, एकता और अखंडता की थीम का इस्तेमाल सरकार के उस व्यापक राजनीतिक दर्शन को मजबूत करने के लिए किया जाता है जो राष्ट्रीय एकता और एक मजबूत केंद्र सरकार को प्राथमिकता देता है। सरदार पटेल, जो रियासतों के महान एकीकरण करता थे, उनका प्रतीक के रूप में चुनाव इस दर्शन को ऐतिहासिक मान्यता प्रदान करता है। तो ये दिन सिर्फ पटेल को याद करने का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों और एकता के मूल्यों पर विचार करने का भी अवसर है। बिल्कुल, उनकी विरासत का जश्न मनाते हुए उनके राजनीतिक विचारों और कार्यों की जटिलताओं को ऐतिहासिक रूप से सटीक तरीके से समझना भी जरूरी है। और ये दिन नागरिकों को भारत की विविधता में एकता के ताने बाने को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वीपी मेनन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसिन जैसे नाम भी पटेल के काम के संदर्भ में याद रखने चाहिए। आज की चर्चा से कुछ नैतिक दुविधाएं, एथिकल डिलेमास भी सामने आई। संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, दो मुख्य मुद्दे। पहला, ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा। एक सीईओ या अधिकारी के सामने अपने संवैधानिक कर्तव्य जैसे साफ मतदाता सूची बनाना और उसके संभावित नकारात्मक सामाजिक परिणाम जैसे किसी समुदाय में चिंता या डर फैलना या कोई दुखद घटना के बीच संतुलन साधने की दुविधा। तटस्थ रहने बनाम सक्रिय रूप से संवाद करने की जरूरत। आदेशों का पालन करने बनाम सावधानी बरतने की नैतिक जिम्मेदारी। और दूसरा ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ा। एक पर्यावरण सचिव या निर्णय लेने वाले अधिकारी के सामने राष्ट्रीय हित या सामरिक जरूरत बनाम अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और शोम्पेन जैसी पीवीटीजी के अधिकारों के बीच टकराव। इसमें अंतरपीढ़ी इक्विटी का सवाल भी है। उपयोगितावादी भलाई बनाम सबसे कमजोर के अधिकार और व्यावसायिक ईमानदारी बनाम राजनीतिक दबाव का मुद्दा भी। ठीक है, आप जल्दी से आज की खबरों में चर्चित कुछ स्थान, व्यक्ति और रिपोर्ट देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजीआई नियुक्त। ग्रेट निकोबार द्वीप विवादास्पद मेगा प्रोजेक्ट स्थल, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शोम्पेन जनजाति का घर। केवड़िया गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थान, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह स्थल। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी याद दिला दीजिए। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 53वें सीजेआई, पदभार ग्रहण 24 नवंबर 2025, रिटायरमेंट 9 फरवरी 2027, लगभग 16 महीने। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, लागत 60,200 प्लस करोड़, क्षेत्रफल 160 प्लस वर्ग किमी, जंगल 130 वर्ग किमी, पेड़ 9.6 लाख प्लस, निगरानी 2052 तक। और बिहार मैनिफेस्टो? महागठबंधन, महिलाओं को 2500 रुपये माह, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, जीविका कर्मियों का वेतन 30,000 रुपये माह, स्थायी नौकरी का वादा। एनडीए, आईटी, सेमीकंडक्टर, एमएसएमईज में नौकरियों पर फोकस। संपादकीय में क्या खास था? द हिंदू, आउट ऑफ द फोर्ट्रेस ने नई बाघ संरक्षण नीति की तारीफ की, समुदाय केंद्रित एफआरए प्राथमिकता, लेकिन कार्यान्वयन में संरक्षण प्रतिष्ठान से प्रतिरोध और अंतर मंत्रालय खींचतान की चेतावनी दी। द इंडियन एक्सप्रेस, डी-एस्केलेशन ने यूएस चीन व्यापार युद्ध विराम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता कम करने वाला माना, पर इसे लेन देन संबंधी और अस्थायी बताया। कहा कि मौलिक प्रतिद्वंद्वता बनी हुई है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। क्विक रिवीजन के लिए 10 पॉइंट्स। 1. राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार पटेल जयंती। 2. 2025 सरदार पटेल की 150वीं जयंती। 3. न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें 53rd सीजेआई नियुक्त। 4. शोम्पेन जनजाति पीवीटीजी, ग्रेट निकोबार द्वीप। 5. गलाथिया बे, लेदरबैक समुद्री कछुए का प्रजनन स्थल, ग्रेट निकोबार। 6. त्रिशूल, पश्चिमी सीमा पर त्रिसेवा सैन्य अभ्यास। 7. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात। 8. SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
ईसीआई द्वारा आर्टिकल 324 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन। 9. रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हाईटेक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण 17 तत्व, चीन का प्रभुत्व। 10. सलमा डैम, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, हेरात प्रांत, अफगानिस्तान। शानदार। अब मेंस प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल एस्पिरेंट्स इन्हें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। पहला सवाल जीएस पेपर 2 जुडिशरी से। सवाल है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति और उनके पिछले निर्णयों का विश्लेषण करते हुए मौलिक अधिकारों और राज्य शक्ति के बीच संतुलन पर उनके कार्यकाल के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें। 250 शब्द। दूसरा सवाल जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म इलेक्शंस से। ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ने राजनीतिक विवाद और संघीय तनावों को उजागर किया है। गहरे राजनीतिक अविश्वास के माहौल में ईसीआई जैसी संवैधानिक निकायों द्वारा अपने जनादेश को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। 250 शब्द। तीसरा सवाल जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से। ग्रेट निकोबार परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास को अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के विरुद्ध खड़ा करती है। पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ऐसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक और पर्यावरणीय विचारों पर चर्चा करें। 250 शब्द। और चौथा सवाल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। अफगानिस्तान को जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में समर्थन देने की भारत की हालिया पेशकश तालिबान शासन के साथ उसके जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विकास कूटनीति के एक उपकरण के रूप में इस कदम का विश्लेषण करें। बहुत अच्छे सवाल हैं। अब बारी है आज की क्विज की। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तैयार है सब? पहला सवाल Q1 राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? A जवाहरलाल नेहरू, B महात्मा गांधी, C सरदार वल्लभ भाई पटेल, D BR अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है C सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल Q2 विवादास्पद ग्रेट निकोबार बुनियादी ढांचा परियोजना किस लुप्तप्राय प्रजाति के महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के लिए खतरा है? A ओलिव रिडले कछुआ, B लेदरबैक समुद्री कछुआ, C निकोबार मेगापोड, D डुगोंग। सही जवाब है B लेदरबैक समुद्री कछुआ, गलाथिया बे इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही। तीसरा सवाल Q3 पश्चिमी सीमा पर आयोजित किए जा रहे त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का कोड नेम क्या है? A गगन शक्ति, B विजय प्रहार, C त्रिशूल, D युद्ध अभ्यास। उत्तर है C त्रिशूल। चौथा सवाल Q4 केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए बाघ संरक्षण ढांचे में समुदायों के किसी भी पुनर्वास से पहले किस कानून को प्राधान्यता दी गई है? A वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, B पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, C वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, D जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका सही उत्तर है C वन अधिकार अधिनियम 2006। FRA प्रक्रिया पहले पूरी करनी होगी। एकदम सही। और आखिरी सवाल Q5 अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में हालिया कमी में चीन ने किस महत्वपूर्ण वस्तु पर अपने निर्यात नियंत्रण को 1 साल के लिए रोकने पर सहमति व्यक्त की? A सोलर पैनल, B इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, C दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स, D माइक्रोचिप्स। जवाब है C दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बहुत खूब। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हाँ, आज हमने काफी महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। जस्टिस सूर्यकांत की CGI नियुक्ति और उनके संभावित न्यायिक दर्शन पर, ईसीआई के एसआईआर विवाद और उससे जुड़े संघीय तनावों पर, बिहार चुनाव के घोषणा पत्रों में जो आर्थिक मॉडल की टक्कर दिख रही है उस पर, US चाइना व्यापार युद्ध में आई कमी और भारत पर इसके मिले जुले असर पर, अफगानिस्तान में भारत की बदली हुई रणनीति, खासतौर पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की पेशकश पर, पाकिस्तान के कथित राजनयिक पुनरुत्थान और नैरेटिव वॉरफेयर के महत्व पर, बाघ संरक्षण पर नई समुदाय केंद्रित नीति और उसके सामने ग्रेट निकोबार परियोजना के विवाद पर, त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के सामरिक महत्व पर और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की विरासत और उसके समकालीन राजनीतिक संदर्भ पर। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। याद रखिए, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
आज की खबर सिर्फ एक कदम है। इसका विश्लेषण करें, इसे आत्मसात करें और इसे बड़े सिलेबस से जोड़ें। इन छोटे कदमों में निरंतरता ही सफलता की नींव बनाती है। केंद्रित रहें, निरंतर रहें। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार, जिस तरह संरक्षण में किला मॉडल से हटकर समुदाय केंद्रित मॉडल की बात हो रही है, क्या विकास की बड़ी परियोजनाओं में भी हम मौजूदा टॉप डाउन मॉडल से आगे बढ़कर कोई ऐसा संतुलन खोज सकते हैं जो स्थानीय समुदायों और नाजुक पारिस्थितिकी को वास्तव में केंद्र में रखे, सिर्फ कागजों पर नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें सुन लो यूपीएससी को। आप 299 रुपीस की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय नई खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।